आप कोई सामान खरीदते हैं, जब भी कोई प्रीशियस या फिर एक्सपेंसिव आइटम खरीदते हैं, तो उसको खरीदने से पहले आप उसकी हिफाजत देखते हैं कि आप उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? आप उसके लिए सेफ देखेंगे, अगर आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदी है तो उसकी पार्किंग की जगह देखेंगे। द सेम थिंग हैपेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत प्रेशियस और फंडामेंटल स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स को डाला, तो उन्होंने उसकी हिफाजत का ध्यान रखा कि अगर कभी उसका वायलेशन होगा तो उसका ध्यान कैसे रखा जाएगा। वही आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे दैट हाउ आवर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ओके, सो टुडेज लेक्चर इज डेडिकेटेड टू 5 writs. Writs are the one who provides us the remedies if any of the fundamental rights being violated. Hi, I'm Mehak. Today's lecture we will be going to the Constitution series, and Constitution series में एक बहुत important part पूछा जाता है ये आपसे, चाहे कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आप सेमेस्टर के एग्जाम्स लिख रहे हो या फिर आप CS के एग्जाम्स लिख रहे हो, किसी भी तरीके से, and also as a fundamental rights holder, you are an Indian citizen, you should know that you own lot of fundamental rights, लेकिन अगर उनका violation होता है तो आप क्या कर सकते हैं? So let's begin with the lecture. There are 5 kind of writs which being given in the Indian Constitution itself. लेकिन उससे पहले जरा एक बार हिस्ट्री देखते हैं कि इन सब की जरूरत हमें क्यों पड़ी. Why would we need a writ? और उसकी what exactly the writ is. See, understand. Our fundamental rights, there are 6 kind of fundamental rights which been given in the Constitution itself, जो कि हमारे पास आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन है. ये सारे आर्टिकल्स के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन सारे आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकार की बात की गई है, जो कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है. क्यों? बिकॉज वी बीन डिप्राइव्ड ऑफ सच राइट्स, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन हो, राइट टू स्पीच हो, राइट टू एक्सप्रेशन हो, एनी राइट विच बीन डिप्राइव्ड ऑफ, उस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही ज्यादा उम्दा तरीके से, बहुत ध्यान रख के बनाया गया है. अब इस राइट्स को जब कभी भी आपको हक दिए जाते हैं, अगर उनकी कोई प्रोटेक्शन ना हो तो उनका कोई भी वजूद नहीं रहता. अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग सच राइट्स, राइट? इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने रिट्स बनाए कि अगर आपके किसी राइट का वायलेशन होगा तो आप जाकर रिट इशू करवा सकते हैं. कहां जाकर रिट इशू करवा सकते हैं, इस बात का मेंशन जो है वो आर्टिकल्स में किया गया. कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 13 में सबसे पहले इस बात का इशू किया गया दैट वी आर गिविंग यू अ प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट मेंशन किया गया 359 में. 359 में साफ कहा गया कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी सस्पेंडेड. फिर बात की गई आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में. आज के लेक्चर में मैं आपको ये दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी. I have seen lot of students जिनको रिट्स क्या होते हैं, नाम कैसे याद रखें, और जब 4 ऑप्शंस आते हैं किस में कौन सा रिट लगेगा, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको आज के लेक्चर में 5 रिट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. तो हम बात करते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की. आर्टिकल 32 ये कहता है, आर्टिकल 32 को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है. क्यों? यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा आर्टिकल 32 ने कहा है. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, क्योंकि यदि प्रोटेक्टर ही नहीं होगा तो किसी भी चीज का कोई वजूद नहीं है, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा. इसीलिए उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. सो आर्टिकल 32 के ये कहता है कि यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ऐसा आर्टिकल 226 में कहा गया है. आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 226 एक ऐसा लौता आर्टिकल है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर्स है. हाई कोर्ट के पास ज्यादा तरीके से अप्रोच किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट. यही सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है. आई एम श्योर कि 5 रिट्स
आर्टिकल 32 और 226 का एक भी क्वेश्चन कभी आपसे चुकेगा नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में बेसिकली डिफरेंस है क्या। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं डायरेक्टली, यू हैव चोजन कि मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह आपको सुप्रीम कोर्ट को देनी होती है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। पहला जो आपका रीजन है वो ये है, पहला डिफरेंस जो है वो ये है। दूसरा डिफरेंस आप अगर ध्यान से देखें तो आर्टिकल 32 जो है वो 12 से 35 के बीच में लाया करता है, मतलब कि आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, हालांकि आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 32 के अंदर यदि आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि आर्टिकल 226 में आप फंडामेंटल राइट के साथ साथ बाकी चीजों के लिए भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, इन सारी चीजों के लिए भी आप फंडामेंटल राइट के साथ साथ 226 में जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 226 एंड 30। अब हम आगे बात करते हैं कि एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे पास जो आर्टिकल 12 से 35 में गिवन है, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करती हूँ तो इस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इससे पहले के जितने भी फंडामेंटल राइट्स गिवन है वो सारे आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करता है, वेयरएज 226 के अंदर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को सेम पावर दी गई है, सेम रिट्स इशू कर सकता है एज द सुप्रीम कोर्ट इज। सबसे पहले बात करते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको समझा दिया आर्टिकल 32 और 226 में डिफरेंस क्या है। अब हम सीधा बात करते हैं कि रिट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रिट होता है हेबियस कॉर्पस का, ध्यान से समझिएगा। हेबियस कॉर्पस 5 तरीके के रिट्स हैं हमारे पास। हेबियस कॉर्पस, सर्चुरी, quo warranto, prohibition and mandamus. Okay, so these writs are kind of rights which being provided to protect the fundamental right. Habeas, all these 5 of the terms are Latin terms. Habeas corpus का मतलब क्या है? कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, तो हेबियस कॉर्पस का मतलब है कॉल द बॉडी, कॉल या फिर प्रोड्यूस द बॉडी। अब इसको समझते हैं क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई ऐसा है जिसको इलीगली डिटेन किया गया, या फिर कोई है ऐसा जो कि डिटेंशन के अंदर है लेकिन वो इलीगल डिटेंशन है, ठीक है, और वो उस डिटेन का हकदार नहीं है। जब कभी भी ऐसे किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है तो ये खुद, इसके घर वाले, इसका फ्रेंड, इसके रिलेटिव या इसके बिहाफ पे कोई भी आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 के अंदर इस फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जा सकता है, और कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हेबियस कॉर्पस नाम के रिट को इशू करेगी जो ये कहेगी प्रोड्यूस द बॉडी, कि आप इनको प्रोड्यूस करें क्योंकि ये इलीगली डिटेन किए गए हैं, ठीक है। दिस इज सिंपली कॉल द बॉडी या फिर प्रोड्यूस द बॉडी। ऐसा एक लैंडमार्क केस हमारे पास रहा है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रुदुल शाह स्टेट ऑफ बिहार में यही हुआ था कि द प्लेंटिफ वाज अंडर डिटेंशन इवन आफ्टर द 14 years ऑफ द कंप्लीशन ऑफ हिज सेंटेंस। 14 साल उसको एक्स्ट्रा सजा हुई थी जबकि उसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया था, पनिशमेंट कंप्लीट हो गई थी। इसी केस के अंदर ऐसा हुआ था कि उसके घर वालों ने फिर हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करवाया और उसको एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी मिले थे, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेबियस कॉर्पस। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से केसेस के अंदर हेबियस कॉर्पस लग सकता है। सबसे पहला तो अगर डिटेंशन जो है वो इलीगल है, ठीक है। उसके बाद अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और यदि डिटेंशन जो है वो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है, डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। या फिर लास्ट जो डिटेंशन है, डिटेंशन इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिटेंशन इज बाय, अच्छा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट।
एंट्रेंस के लेवल पे ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर यदि आप सेमेस्टर एग्जाम्स लिख रहे हैं, यदि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CS एग्जाम्स, देन दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. सो आई होप हिबियस कॉर्पस आपको क्लियर हो गया है. प्रोड्यूस द बॉडी, व्हाई वी कॉल इट कॉल द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी. सेकंड देखते हैं हम लोग मैंडेमस. मैंडेमस का मतलब होता है कमांड. आई कमांड. जब कभी भी किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी को ये पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाए, उसको कहते हैं मैंडेमस कमांड. What do you mean by this? That for example, if any of the court or any person who is performing a public duty और वो अपनी public duty perform नहीं कर रहा, उसको कोर्ट जो है वो कमांड दे सकता है, मेरी कोई पब्लिक ड्यूटी, मेरे लिए कोई पब्लिक ड्यूटी बनती है, and the other person is not performing his or her public duty, then I can approach to the court under Article 32 or 226 and can tell them that please release the writ of mandamus, so you give them a command that they perform their respective public duties. इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था हमारा गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कमीशन वर्सेस लोटस होटल्स का. इसमें क्या हुआ था कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कमीशन ने एक प्रॉमिस किया था लोटस होटल्स को कि हम आपको फंड्स रिलीज करेंगे जिससे कि आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सको. ठीक है. उसके बाद गुजरात स्टेट ने फंड्स रिलीज नहीं करे जिससे कि इनका कंस्ट्रक्शन रुक गया. अब जब लोटस होटल्स अंडर आर्टिकल 226 और 32 गया रिस्पेक्टिव कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने मैंडेमस रिट इशू करा और कहा इनको कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करो. इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इट हैज टू बी अ पब्लिक ड्यूटी, इट शुड नॉट बी अ प्राइवेट ड्यूटी. ठीक है. सो मैंडेमस क्या कहता है? कमांड की बात करता है. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. सर्चुररी बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया रिट है ये. सर्चुररी क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल सर्चुररी का लिटरली मीनिंग होता है सर्टिफाई करना. इस रिट के अंदर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर दे सकता है कि वो अपने जजमेंट्स, अपने रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से सबमिट करें ताकि वो स्क्रूटनाइज कर पाए, ऑडिट कर पाए कि उनके द्वारा कभी भी कोई जजमेंट या कोई सेंटेंस जो रिलीज हुआ है वो इलीगल तो नहीं है, वो खराब तो नहीं है. इलीगल वर्ड का मतलब क्या होता है? इलीगल के मतलब कि वो एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आता, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आता, या फिर वायलेशन ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल्स तो नहीं है. यदि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, जजमेंट हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को मिलता है जो कि लोअर कोर्ट ने पास किया है, तो वो उसी समय उसको नलिफाई कर सकती है, क्वॉश कर सकती है, रद्द कर सकती है. दिस इज सर्चुररी. सर्चुररी सर्टिफाई करना कि आप हमें अपने चीजों को सबमिट करें और आपके सबमिशन के बाद वी विल स्क्रूटनाइज इट, वी विल अंडरस्टैंड इट. तो ऐसा होता है, पिक्चरों में बोले जाते हैं ना कि हम बड़े कोर्ट में जाएंगे, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट में आपके लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो मैं 226 और 32 के अंदर जा सकती हूँ और वहां पे हाई कोर्ट जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्चुररी रिट पास करेगा और लोअर कोर्ट का स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करेगा. इफ इट इज फाउंड टू बी इलीगल, देन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी क्वॉश्ड. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड. अब देखिए सर्चुररी में हमने पढ़ा जब कभी भी कोई स्टेटमेंट पास हो गया, वो स्टेटमेंट पास होने के बाद जो है वो पर्टिकुलर कोर्ट उसको क्वॉश कर सकती है. बिल्कुल इसका उल्टा जो है वो प्रोहिबिशन होता है. मतलब अभी स्टेटमेंट पास नहीं हुआ है, अभी स्टेटमेंट डिलीवर नहीं हुआ है, स्टेटमेंट डिलीवर होने से पहले ही, जजमेंट आने से पहले ही मैं चाहती हूं कि ऐसा कोई जजमेंट ना आए, तो मैं प्रोहिबिशन का एक्ट लगवा सकती हूँ, प्रोहिबिशन का रिट लगवा सकती हूँ. और वो रिट इशू जब होता है तो हम पर्टिकुलर कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप अभी रुक जाइए, अपना स्टेटमेंट मत दीजिए. ठीक है. दिस इज कॉल्ड जस्ट, दिस इज प्रोहिबिशन. रोक लगाना, नाम से भी पता चलता होगा ना, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, रोक लगाना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्चुररी. आगे देखते हैं. को वारंटो बड़ा अच्छा रिट है ये. को वारंटो मैंने कैसे याद किया हुआ है? मैंने याद किया हुआ है जब कभी भी आप कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, आप
कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, मान लीजिए आप एक आईएएस सर्वेंट है, आप सिविल सर्वेंट है और आप एक आईएएस ऑफिसर है, और आपके पास अपना एक वारंटी कार्ड होगा, आपके पास एक वारंटी कार्ड होगा, और वो वारंटी कार्ड ये कहता होगा, आप जैसे आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा, आपने कोई मेरिट के बेसिस पे आपका नाम आया, दैट इज योर वारंटी कार्ड व्हिच सेज दैट यू डिजर्व टू बी इन दिस पोजीशन। यदि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है वो उस पोजीशन को डिजर्व नहीं करती है और उसके पास वो वारंटी कार्ड नहीं है, मतलब कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है वो ऐसी किसी कुर्सी पे बैठा है जिसके पास उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, वारंटी कार्ड नहीं है, तो को वारंटो पूछा जाता है। को वारंटो, क्या वारंट है आपके पास कि आप इस जगह पे बैठे हो? तो को वारंटो तब क्या पास किया जाता है जब कभी भी किसी पब्लिक ऑफिसर को पूछा जाए कि बाय विच अथॉरिटी यू आर सिटिंग एट दिस प्लेस, अगर उसका वारंटी कार्ड एक्सपायर्ड मिलता है, इलीगल मिलता है, तो उसको उस जगह से हटा दिया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल, 5 रिट्स हैं हमारे पास। आई होप कि आपको ये सारे रिट्स क्लियर हो गए होंगे को वारंटो तक। ये 5 रिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिन नागा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, चाहे वो लॉ एंट्रेंस हो, सेमेस्टर्स हो या फिर सीएस एग्जाम्स हो। इफ यू वुड लाइक टू वॉच मोर वीडियोस, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कौन से इश्यूज में, कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इजी से इजी लैंग्वेज में उनको बना दूं। प्लीज शो सम लव ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।